Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 7th of May 2020, Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and today's inspiration of the day is every accomplishment start with the decision to try. तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसे करने का डिसीजन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम पहले ही ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में रख करके या सोच करके या उनसे डर करके ट्राई करने के डिसीजन को भी छोड़ देते हैं और लेटर ऑन इन आवर लाइफ वी रिग्रेट कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। तो एटलीस्ट ट्राई द वर्क वी एक्चुअली यू वांटेड टू डू so that in future you will not regret. So in today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Maruti Manisar plan to open next Tuesday. जैसा कि हमने कल के इशू में ही डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं दे आर स्टिल लुकिंग टू द मार्केट एंड द डिमांड साइड इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। तो एक दो दिन के डिसीजन या मार्केट डिमांड को देखने के बाद में मारुति ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर मानेसर प्लांट इन अ वेरी स्टैगर्ड मैनर कि जैसे थोड़ा थोड़ा डिमांड के अकॉर्डिंग देखते हुए जैसे पार्ट असेंबलीज या मॉडल्स को डेवलप करना है अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को मारुति मानेसर प्लांट स्टार्ट करेगा। अभी सारे मारुति के प्लांट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मानेसर को स्टार्ट करने के लिए मारुति ने अनाउंसमेंट किया है। ऑन वेडनेसडे अ क्लंच ऑफ ऑटो मेकर्स इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस एक्सेट्रा हैड गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स दे ऑपरेट इन टू रिज्यूम ऑपरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उनको 4 मई से ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी थी, परमिशन दे दी थी, लेकिन हर जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जो लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है प्रोडक्शन में और लेबर कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लेबर का इशू होता है उसको भी उसमें कई सारे सेफ्टी नॉर्म्स और प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने लैंड में किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ लेबर सेफ्टी और लेबर सिक्योरिटी या लेबर वेलफेयर के बेसिस पर मना कर सकती। इसलिए जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी वो अभी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का वेट कर रही थी और इनमें से मैक्सिमम को स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन मिल गई है। तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट cranking out the models, parts and sub-assemblies in order to allow the industrial activity into their own region. The companies also announced opening their dealership in a phased manner. जैसे गवर्नमेंट फेस्ड मैनर में लॉकडाउन को ओपन कर रही है वैसे ही कंपनीज ने भी फेस्ड मैनर में ही अपनी इंडस्ट्रियल अपनी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, जिसमें वो अपने डीलरशिप को भी फेस्ड मैनर में ही स्टार्ट करने के लिए सोच रहे, क्योंकि अभी डिमांड पिकअप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो सारे डीलर्स को ओपन कर देना या एकदम से सभी को ऑपरेट कर देना विल नॉट बी द प्रॉफिटेबल डिसीजन। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो अपने डीलरशिप को भी फेस्ड मैनर में ओपन कर रही है और अपने प्लांट्स को भी फेस्ड मैनर में ओपन कर रही है। एक एक करके प्लांट्स को ओपन कर रही है, स्पेशली ऐसे ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में जहाँ पर इन्फेक्शन कम है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, वहाँ पर ज़्यादा जल्दी डिसीजन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए कोशिश करी जा रही है। हालांकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी एक गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होंगी, जिसमें कंपनीज ने इंश्योर किया है दैट दे विल फॉलो हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। हाई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। और मारुति ने कहा है कि मारुति वैसे भी सेफ्टी और स्टैंडर्ड के लिए फेमस है, तो मारुति ऑलरेडी अपने लेबर्स को प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेगी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलेगी वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही ऑब्जर्व करते हुए ही चलेगी। मारुति सुजुकी हैज़ रीओपन 600 ऑफ इट्स डीलरशिप। 3086 में करीब मारुति ने 600 डीलरशिप्स को ओपन किया है पास्ट फ्यू डेज आफ्टर पुटिंग इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सबको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत 600 डीलरशिप को मारुति ने ओपन कर दिया। इसी तरह हीरो मोटोकॉर्प ने भी कुछ डीलरशिप्स को ओपन किया है। और अगर हम ऑटोमोबाइल सेल की बात करें तो जो कई सारे डिस्कशन में मैं डिस्कस कर चुके हूँ, मैं कई बार ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 51% का जो सेल
देखा था कि डिक्रीज़ हुआ था सेल में, वो हुआ था पैसेंजर व्हीकल में 88% का जो सेल डिक्रीज़ देखा गया था वो देखा गया था कमर्शियल व्हीकल में। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि जितने द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बाय वॉल्यूम रिपोर्टेड नो सेल इन अप्रैल। इंडिया में जो वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी हैं उन्होंने ज़ीरो सेल रिकॉर्ड करी है। दिस हैपन्स इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि इंडिया में ज़ीरो सेल हुई है because of the pandemic. Among the major auto markets of the world, India was the only company to have reported no sale. बाकी अदर जो ऑटो मार्केट्स ही मेजर ऑटो मार्केट्स हैं वहाँ पर कुछ या मिनिमम सेल रही है, बट इंडिया में ये सेल बिल्कुल ज़ीरो के बराबर रही है और ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑल द फर्म्स दैट रिज्यूम ऑपरेशंस और हैव डन टू रीइटरेटेड देयर कमिटमेंट टू मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और जो कंपनीज या जो बेसिक यूनिट जो जा रही है अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने रिज्यूम करने के लिए, उन्होंने अपना कमिटमेंट इंश्योर किया है हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को नॉर्म को लेकर के, और उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात के लिए इंश्योर किया है कि दैट दे विल फॉलो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। और इन्हीं को कुछ ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि सिंगल शिफ्ट में काम करने की अभी परमिशन मिली हो। वो कंपनीज ने कहा कि दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस इन अ सिंगल शिफ्ट। जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैसिलिटी स्टार्ट होती है तो 24 आवर्स चलती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत होती है, इसलिए शिफ्ट में काम होता है। अगर आपने देखा होगा तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम टाइम शिफ्ट में काम होता है, ताकि जो मशीन है वो आइडल ना रहे। आइडल मशीन मीन्स कॉस्ट। तो इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग या हाइजीन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की जो कंपनीज है उन्होंने कहा कि दैट दे विल ऑपरेट इन अ सिंगल शिफ्ट। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स से आप देख सकते हैं कि मारुति ने कितने अपने डीलरशिप को ओपन किया, हीरो मोटोकॉर्प कब से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही, हुंडई ने क्या किया, बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड। ये एक बेसिक डेटा है जिससे आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं कार मेकर्स की स्ट्रैटेजी की, किस तरह की स्ट्रैटेजी ये एक्चुअली अडॉप्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस बार जो कार मेकर्स और ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं दे आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट टाइम बायर्स। फर्स्ट टाइम बायर्स क्यों? क्योंकि इस बार कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लोगों में या जो पब्लिक है उसमें पब्लिक कन्वेंस को लेकर के थोड़ा सा एक फियर जनरेट हुआ है कि उनको अगर वो शेयर्ड कार यूज़ करेंगे या पब्लिक कन्वेंस को यूज़ करेंगे तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंपनीज ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे बायर्स ज़्यादा बढ़ेंगे जो फर्स्ट टाइम बायर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अब जो जितने भी पब्लिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी खुद के व्हीकल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन गोइंग विद द शेयर्ड व्हीकल। ऐसा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनीज़ का सोचना है या उनका प्रोजेक्शन है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ ने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए हैं। स्ट्रैटेजी में चेंजेस क्या किए हैं कि द कंपनीज इज़ वर्किंग ऑन बेसिकली फाइनेंशियल ऑप्शंस की। जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, हो सकता है वो अभी उन्होंने सोचा ना हो रिसेंट टाइम में बाई करने का, बस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक उन्होंने अपने व्हीकल को या अपनी फर्स्ट कार खरीदने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उनको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस को भी जो कार कंपनीज हैं वो ट्राई कर रही हैं डिफरेंट बैंक के साथ कोलैबोरेट करके कि कितने उनके बैंक्स उनको, उनके जो कस्टमर्स उनको फाइनेंस करें। और लोअर डाउन द पेमेंट, जो डाउन पेमेंट्स होता है उसको लोअर करने की भी स्ट्रैटेजी या डिसीजन पर कंपनी सोच रही है। डिजिटल शॉपिंग के बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स पर विजिट ना करना पड़े, ऑनलाइन ही वो बहुत सारे जो एक कंपनी के पर्टिकुलर कार के फीचर्स उनके बारे में जान जाएँ। एंड डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में भी सोचा जा रहा है कि कस्टमर को कम से कम फिजिकल स्टोर्स पर विजिट करना पड़े और उसके डोर स्टेप पर उस कार की डिलीवरी करी जाए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो इस तरह के स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस रिज्यूम करने जा रही हैं इन डिफरेंट फेज मैनर। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। ईडी स्लैप्स ₹5,500 करोड़ किक बैक चार्ज ऑन राणा कपूर। जैसा कि हम सभी को पता है कि येस बैंक की जो क्राइसिस हुई थी रिसेंटली, जिसमें राणा कपूर को कल्प्रिट माना गया था और कहा था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, इलीगल असेट्स जनरेट करे हैं बाय यूजिंग द फाइनेंस ऑफ, बाय यूजिंग द मनी ऑफ येस बैंक, बाय यूजिंग द पब्लिक मनी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आप फर्स्ट चार्जशीट डायल करी है जिसको क्रूशल प्रोसिक्यूशन कंप्लेन और जनरल भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं चार्जशीट, उसको फाइल कर दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑन स्पेशल कोर्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग के स्पेशल कोर्ट में राणा कपूर के अगेंस्ट
फर्स्ट चार्जशीट जो है वो दाखिल किया सकी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है और इसका बेसिक मैंडेट क्या है, किस लिए काम करता है। द चार्जेस इंक्लूड किक बैक ऑफ मोर देन 5,500 crores anomalies and discrepancies in distributing bank loans to corporate entities। इनमें करीब 5,500 करोड़ का गबन का जो वो है इल्ज़ाम लगा है, जिसमें अनोमलीज देखी गई है, डिस्क्रिपेंसीज देखी कि उन्होंने बैंक के लोन्स को ऐसे कॉरपोरेट एंटिटीज़ को दिया है जो कि जिसमें इनमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपनी फेवर की कॉरपोरेट एंटिटीज़ को इन्होंने लोन सैंक्शन किए हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी बाय मिस यूजिंग ऑफिशियल पोजीशन, और ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे कॉरपोरेट्स को या ऐसी एंटिटीज़ को क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जो कि उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं थी, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ करते हुए कई सारी शेल कंपनीज़ को भी क्रिएट किया है और मनी लॉन्ड्रिंग भी करी है, और ऐसे एसेट्स क्रिएट करे हैं जो कि इलीगल हैं, ठीक है। जनरली बैंक्स में होता क्या है स्टूडेंट, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाऊँ तो बताऊँ, जो ऐसा इंडिविजुअल जो जिसके अंडर में लोन सैंक्शंस होते हैं वो अपने जान पहचान की कॉरपोरेट एंटिटीज़ को या इन्वेस्टर्स को लोन देते हैं और कुछ उनसे अपना कट या कमीशन लेते हैं, या उनसे ये कह देते हैं कि अगर आपकी कंपनी को हम लोन देंगे तो आप इसके बदले जो हमारी एक कंपनी है उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और हमारी कंपनी कौन सी होती है, हमारी कोई शेल कंपनी में भी मेरे, अगर हम मैनेजर है तो मेरे भाई की कोई कंपनी हो सकती है, मेरी डॉटर की कोई कंपनी हो सकती है, मेरे हस्बैंड की कोई कंपनी हो सकती है, मेरे पेरेंट्स की कोई कंपनी हो सकती है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसको आप फेवर करेंगे, तो इस फेवर के एवज में हम उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी को लोन सैंक्शन कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग कि क्या वो क्रेडिट लेने के लिए वर्दीनेस है, क्या वो वर्थ करती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि हम उसको, मेरा बैंक उसको लोन इशू करे। इस चीज़ को वायलेट करते हुए, कई सारे नॉर्म्स को वायलेट करते हुए मैं उनको लोन सैंक्शन कर दूंगी। तो इसका मतलब मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ किया इन ऑर्डर टू फेवर वन कॉर्पोरेट एंटिटी, ये जानते हुए कि इन फ्यूचर में वो लोन को रिटर्न नहीं करेगी या नहीं कर पाएगी, या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ में मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ किया। इसी तरह से जो बैंक प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑफिस में जो बहुत टॉप मैनेजमेंट में बैठते हैं, उस तरह की चीज़ों में कई बार इन्वॉल्व पाए गए हैं। अगर आपने ICICI बैंक का केस सुना होगा तो वहाँ पर भी यही हुआ था, जिसमें जो ऑफिशियल इन्वॉल्व था उसने अपने बेटे की कंपनी को, अपने सन की कंपनी को फ़ायदा देने के लिए लोन को सैंक्शन किया था। राणा कपूर पर भी इसी तरह के चार्जेस हैं, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने शेल कंपनीज क्रिएट करी, इलीगल टेंटेड असेट्स क्रिएट करे, अपनी ऑफिशियल पोजीशंस का मिसयूज़ किया क्रेडिट फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, और ऐसी कॉरपोरेट एंटिटीज़ को लोन दिए जिनको लोन एक्चुअली में नहीं देना चाहिए था। अदर देन कपूर, द कंप्लेनेंट रनिंग इनटू मोर देन 10,000 पेजेस नेम्ड हिज वाइफ बिंदु, 3 daughters एंड इवन अदर फर्म्स लाइक मॉर्गन क्रेडिट्स, RAB इंटरप्राइजेस एंड डॉट अर्बन वेंचर्स। तो इनमें कई सारी और कंपनीज या इंडिविजुअल्स के भी नाम हैं, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स के भी नाम इंक्लूड है। बहुत सारी कंपनीज जो उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम से चल रही हैं उनको भी समन किया गया है। डॉक्यूमेंट्स में जो चार्जशीट सबमिट हुई उसमें रिवील किया गया है कि येस बैंक के जो ऑफिशियल थे राणा कपूर, उन्होंने इलिसिट असेट्स क्रिएट करे बाय यूजिंग द मनी लॉन्ड्रिंग को यूज़ करते हुए शेल कंपनीज बनाई और इलिसिट असेट्स क्रिएट किए। अब स्टूडेंट यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि शेल कंपनीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली शेल कंपनीज। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शेल कंपनीज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शेल। शेल सबको पता होगा, शेल मतलब एक जैसा जिसमें मोती मिलते हैं, अंदर से खोखला होता है, तो उसी को कंटेक्स्ट में इसको शेल वर्ड यूज़ किया गया है। शेल इज़ बेसिकली विच हैज़ आउटर कवरिंग बट नथिंग इनसाइड्स। By nothing insights mean it does not have any substantial tangible business or any substantial tangible assets। बस वो देखने के लिए, नाम के लिए कंपनी होती है, बट एक्चुअली द कंपनी डू नॉट possess any physical assets or any tangible assets and do not operate any industrial activity or do not indulge into any industrial activity। कई बार ये कंपनीज इलीगल होती हैं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इलीगल होती हैं, लीगल भी होती हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकती हैं, लीगल भी हो सकती हैं, इलीगल भी हो सकती हैं। कई बार कंपनीज अपनी एक शेल कंपनी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, वो अपनी एक शेल कंपनी क्रिएट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नॉन स्ट्रैटेजिक फंक्शंस। जैसे कि मेरे को अपना, मैं एक कंपनी है, आई एम द ओनर ऑफ वन कंपनी और आई एम द CEO ऑफ वन कंपनी एंड आई वॉन्ट टू डेलीकेट माई HR फंक्शंस टू अनदर कंपनी, और आई डोंट वॉन्ट माई कंपनी टू फोकस ऑन HR फंक्शन, क्योंकि मेरा कोर
बिजनेस कोई और है। तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा जो HR का फंक्शन, दैट इज सब्सिडरी फंक्शंस और नॉन स्ट्रैटेजिक फंक्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो वो कोई और कंपनी करे। तो उसके लिए मैंने एक अदर्स शेल कंपनी क्रिएट कर दी जो मेरे पूरे HR फंक्शंस को देखेगी, और जो मेरी कोर कंपनी है वो सिर्फ फोकस करेगी किस पे, अपने कोर बिजनेस पे। उसको HR फंक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। वो परफॉर्म कौन करेगी, वो मेरी शेल कंपनी करेगी। बट ऐसा मिनिमम टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम जो शेल कंपनी क्रिएट होती है वो इलीगल होती है, और गवर्नमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे नज़रिए से नहीं देखती, उसको भी इलीगल ही ट्रीट किया जाता है अनटिल अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना मिले या सस्पेशन से ही गवर्नमेंट उसको देखती है। टर्म शेल कंपनीज मोस्टली यूज्ड फॉर illegal shell companies, and such companies should be identified on the basis of purpose of their creation। अब ये लीगल है या इलीगल है ये कैसे पता करें? ये जो गवर्नमेंट होती है, जो ईडी होता है, वो देखता है कि कंपनी का पर्पस क्या था क्रिएट करने का। जो शेल कंपनी क्रिएट करी, व्हाट इज द पर्पस, बेसिक फंक्शंस क्या है इस कंपनी के, किस बात के लिए कंपनी को क्रिएट किया गया है। तो जो अगर हम बात करें लीगल, तो लीगल के लिए बेसिकली होता है कि नॉन स्ट्रैटेजिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ कुछ कंपनीज क्रिएट कर लेती, बट मैक्सिमम टाइम शेल कंपनीज जो होती हैं इलीगल पर्पस के लिए क्रिएट होती हैं। और वो इलीगल पर्पस क्या होता है? टू डाइवर्ट मनी फॉर टैक्स इवेजन्स, रूट मनी जनरेटेड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज टू फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रांसफर असेट्स फ्रॉम वन कंपनी टू न्यू कंपनी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टू द फॉर्मर कंपनी और टू सेव टैक्स। सच कंपनीज आर जनरली ओनली इन पेपर्स, mostly established in tax havens, mostly used to make only financial transactions without any economic activities। इनमें कोई मैक्सिमम टाइम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ही होते हैं। और सबसे मेन पर्पस जो होता है शेल एक्टिविटीज़ का, वो सिर्फ टैक्स को इवेट करना होता है या टैक्स को हाइड करना होता है, टैक्स को सेव करना होता है, जिससे कि जो मदर कंपनी है, जो मेन कंपनी है, वो टैक्स लाइबिलिटीज से बच सके। Tackling shell companies is important for the sake of curbing black money and money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी के जनरेशन से बचने के लिए शेल कंपनीज को टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर बहुत सारी शेल कंपनीज क्रिएट हो जाएंगी तो इन्वेस्टर्स का जो फेथ होता है वो मार्केट से कम हो जाता है। शेल कंपनी क्रिएट होती हैं, पैसा लेती हैं, आपने देखा होगा चिट फंड कंपनी भी ऐसी होती है, पैसा लिया इन्वेस्टर से और अगले दिन सुबह भाग गई। तो चिट फंड कंपनी, शेल कंपनी से बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए। और ये इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में वो बहुत डिक्रीज करती हैं, डिस्करेज करती हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और इवन कंट्री को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स में डाउन कर देते हैं। आप देख लेते हैं गिवन ऑन आर्टिकल नंबर पेज नंबर 1, गिवन ऑन आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। SBI टू ग्रांट मोराटोरियम टू NBFCs ऑन केस टू केस बेसिस। फाइनली SBI ने डिसीजन ले लिया है दैट SBI इज गोइंग टू इंक्रीज द मोराटोरियम पीरियड फॉर NBFCs ऑन केस टू केस बेसिस। बहुत टाइम से जो RBI है वो गवर्नमेंट को, कमर्शियल बैंक्स को कह रही थी कि आप अपने बिहाफ पर NBFCs का मोराटोरियम इंक्रीज़ करिए। तो SBI ने फाइनली वो डिसीजन ले लिया है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि SBI को फॉलो करते हुए अदर कमर्शियल बैंक्स जो NBFC से डील करते हैं वो भी NBFCs के लिए मोराटोरियम पीरियड्स को बढ़ाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है NBFCs के लिए, एक पॉजिटिव साइन है NBFCs के लिए। क्यों? क्योंकि NBFCs बहुत टाइम से फाइनेंशियल या लिक्विडिटी क्रंच से सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो और वो अपने लोन को भी इसीलिए रीपे नहीं कर पा रही थी, तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ रहे थे कि वो कहीं NPA के क्लासिफिकेशन में ना आ जाए। और इवन बहुत सी NBFCs आ भी चुकी थी NPA के क्लासिफिकेशन में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए SBI ने मोराटोरियम इंक्रीज़ कर दिया है। और SBI, बट ये ब्लैंकेट इंक्रीज़ नहीं है कि हर NBFC को मोराटोरियम इंक्रीज़ करने का चांस मिलेगा या प्रोविज़न दिया गया है। ये केस टू केस बेसिस है कि SBI केस को वैलिडेट करेगी, देखेगी कि कंपनी जो थी NBFC जो भी कंपनी है, क्या वो पहले भी क्या लोन डिफ़ॉल्ट हो सकती है, इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, या उसने सिर्फ इसी कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ही पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है, लोन रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट किया। अगर सिर्फ कोविड-19 के केस में ही लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, रीपेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो SBI इसको कंसिडर करेगी इसका मोराटोरियम इंक्रीज़ करने के लिए। बट ऐसी NBFCs जो पहले ही डिफ़ॉल्ट की कंडीशन पर थी या पहले ही NPA की कैटेगरी में आने की कंडीशन पर थी, उनके लिए शायद ये प्रोविज़न ना हो।
State Bank of India, the country's largest lender, is working on 25 proposal totaling at least 5,000 crore for credit to non-banking financial companies while taking up request for loan moratorium on case to case basis. 25 प्रपोजल पर जो है SBI कंसीडर कर रही है, जिसका एक्चुअली जो अमाउंट है वो 5,000 करोड़ का है. Explaining the change in its approach to granting moratorium to NBFCs, RBI came out with the COVID-19 regulatory package in March. RBI ने इसीलिए 5,000 करोड़ की विंडो भी क्रिएट करी थी कि जो NBFCs हैं उनको आप लेंड करिए और उनके मोराटोरियम पीरियड को बढ़ाइए. हालांकि RBI ने ये कहता था कि हम कमर्शियल बैंक्स के बिहाफ पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे. इट इज़ अप टू कमर्शियल बैंक दैट दे वांट टू इंक्रीज द मोराटोरियम पीरियड फॉर NBFCs और नॉट. और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्लैरिटी हुई बैंक्स के पास, तो SBI जो बोला था मार्केट लीडर है, उसने मोराटोरियम इंक्रीज करने का डिसीजन लिया है. और SBI ने ये भी कहा है कि क्योंकि अब RBI की भी लिक्विडिटी विंडो अवेलेबल है रेपो रेट पे, तो वो भी उसके लिए भी इस चीज़ को फाइनेंस करना आसान होगा, लेंडिंग को फाइनेंस करना, मोराटोरियम पीरियड को इंक्रीज़ करना. और इसके बाद SBI और बैंक्स आर कंटिन्यूसली इन टॉक विद द फाइनेंस कंपनीज और NBFCs की उनका कलेक्शन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है. और जब ये इंश्योर कर लिया गया कि जो अप्रैल का कलेक्शन है वो 40 से 50% का है, तो बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि उनका जो लोन है वो उनको वापस मिल जाएगा, या जो वो लोन लेंड करेंगे दैट विल नॉट गो इनटू द NPA. तो इसी सब कलेक्शन रेट को देखते हुए SBI ने ये डिसीजन लिया है कि दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द मोराटोरियम पीरियड. और अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या कंडीशंस होंगी, क्या कंडीशंस नहीं होंगी, RBI के पैकेज को कैसे दिया जाएगा, जो RBI ने रीफाइनेंस की विंडो क्रिएट की उसको कैसे डिसबर्स किया जाएगा. हालांकि RBI ने ना ही ऐसा कहा था कि वो मोराटोरियम पीरियड इंक्रीज करने को बैंक को बोला था, ना ही ऐसा बोला था कि आप नहीं कर सकते. इट वॉज अप टू टोटली द कमर्शियल बैंक्स दैट दे वांट टू इंक्रीज इट और नॉट. और NBFCs और HFC के कलेक्शन को देखते हुए फिलहाल SBI ने ये डिसीजन लिया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस डिसीजन को फॉलो करेंगे SBI के, और वो भी अपने NBFCs और अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए मोराटोरियम पीरियड इंक्रीज करेंगे. अगर हम एक्सपोजर देख लें तो कितना एक्सपोजर है एक्चुअली SBI का NBFCs के लिए, तो हम देख सकते हैं ये इतना अमाउंट है जिसको आप एक नज़र में देख सकते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 एंड 5. दोनों आर्टिकल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड थे, तो मैंने इनको एक ही उसमें कंबाइंड करके डिस्कस करने का डिसीजन लिया. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4. एक्साइज ड्यूटी हाइक्स में इम्पैक्ट OMC अर्निंग बाई 20%. जैसा कि हमने कल सभी ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इन ऑर्डर टू फिल देयर रिवेन्यू और इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रिवेन्यू. अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो लिकर थे उसको स्टार्ट किया था, और जिस पर 70% 50% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फीस लगा रही थी, और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करी थी पेट्रोलियम पे. और ये कहा गया था कि जो एक्साइज ड्यूटी का जो कॉस्ट है जो बेयर करेंगी वो OMC या रिफाइनरी या कंपनीज जो हैं वो बेयर करेंगी. इसका जो बर्डन है वो इवेंचुअल कस्टमर पर नहीं जाएगा. मार्केट में जो रिटेल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे. अब चूंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, अल्टीमेट कस्टमर तक उसको वो बर्डन नहीं जाना है कि वो रिटेल के प्राइजेस नहीं इंक्रीज होने हैं, तो इवेंचुअली कॉस्ट कौन बेयर करेगा? OMC बेयर करेंगी. OMCs बेयर करेंगी तो इसका मतलब उनकी अर्निंग भी फॉल करेगी. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी OMCs हैं उनकी अर्निंग जो है वो 27% तक फॉल करेगी. तो अब इस चीज़ को लेकर के जो हमारी OMC या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रिसेंटमेंट में आ गई हैं कि ऑलरेडी डिमांड की वजह से उनका रिवेन्यू फॉल कर रहा था. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थे, और जिसकी वजह से उनकी जो थी वो कॉस्ट कम लग रही थी, इन्वेंट्री कॉस्ट कम लग रही थी, बाइंग कॉस्ट कम थी, तो वो अपना कुछ मेंटेन किए हुए थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. बट अब चूंकि उनको एक्साइज ड्यूटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली जो उनकी अर्निंग्स हैं उसमें 27% का जो डिक्रीज है वो देखा जाएगा. द डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू रेज ड्यूटीज ऑन पेट्रोल एंड डीजल्स आर एंड नॉट अलाउइंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू इंक्रीज रिटेल प्राइस माइट स्क्वीज देयर मार्केटिंग मार्जिन बाय 64%. और मार्केटिंग मार्जिन जो है उनका वो 64% डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो उनका रेवेन्यू है वो 27% या जो अर्निंग्स हैं वो 27% डाउन होंगी.
अभी तक क्या था, अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो बहुत कम थे, और जिसका बेनिफिट जो ओएमसी कंपनी से वो एक्चुअली इवेंचुअल कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी नहीं थी, और वो इवेंचुअल कस्टमर को पास ऑन डिमांड नहीं थी, तो वो अपना मार्जिन जो था वो बढ़ा लिया था उन्होंने, ताकि जो उनका लॉस हो वो कम हो। इसीलिए वो इवेंचुअल कस्टमर को भी प्राइस डिक्रीज बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। जो अल्टीमेट रिटेल प्राइसेस है वो सेम ही रहे जो कि पहले थे। तो उस समय उनका मार्जिन, जो मार्केटिंग मार्जिन था वो 19 रुपीज़ पर लीटर था, और जो डिक्रीज करके 7 पर आ गया है गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद। द कट इन मार्केटिंग मार्जिन हैज़ कम एट अ टाइम व्हेन इट वाज ओनली सेविंग ग्रेस फॉर ओएमसी अर्निंग। और जो ओएमसीज हैं, मैं कह रही हूँ कि केवल एक यही सेविंग्स थी जिसकी वजह से जो ओएमसीज हैं उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव चल रही थी। अब चूंकि गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्स लगा करके उनका मार्केटिंग मार्जिन और उनकी अर्निंग्स को डिक्रीज कर दिया है, तो ये बहुत क्रूशल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंडीशन हो सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। Not surprisingly, analysts are cutting OMC earning estimates by 10 to 27% for financial year 2020, और इसी एक्साइज ड्यूटी की वजह से इस फाइनेंशियल ईयर में जो OMC हैं उनकी अर्निंग 10 से 27% जो है वो घटेगी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ OMCs. The tax hike could result in higher working capital outflow for OMC, which will partly offset the working capital savings from lower इन्वेंट्री कॉस्ट। अब चूंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी, और अभी तक वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट कम थी क्योंकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो कम थे, तो उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ रही थी, वो कम पैसे में ज़्यादा इन्वेंट्री सेव कर पा रही थी, ज़्यादा ऑयल को रिजर्व कर पा रही थी। अब जितना ऑयल वो रिजर्व करेंगे उस पर उनको, या जितना ऑयल वो सेल करेंगे उस पर उतनी ही ज़्यादा उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी की वजह से उनका वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी जो इवेंचुअल अर्निंग है वो डिक्रीज करेगी। दिस इज़ द सेकेंड टाइम सिंस मार्च से लेकर के अभी तक ये सेकेंड टाइम है जब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। मार्च में भी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, और कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं ज़्यादा पहुंचना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड टाइम सिंस मार्च दैट गवर्नमेंट हैज़ हाइक द एक्साइज ड्यूटी एंड नॉट पास्ड ऑन बेनिफिट ऑफ लो ऑयल प्राइसेस टू कंज्यूमर। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो चल रहे थे उसका जो बेनिफिट था वो अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंचा। उसका बेनिफिट बीच में या तो गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करके लिया, या ओएमसीज जो थी वो अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करके ले रही थी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, क्योंकि डिमांड बहुत कम थी। अब गवर्नमेंट ने वो बेनिफिट ओएमसी से भी ले लिया और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू बॉक्स को फिल कर रही है बाय इंक्रीजिंग द एक्साइज ड्यूटी। ये थोड़ा सा स्नैपशॉट है जिसको आप देख सकते हैं कि ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन कितना कम हुआ है, नेट फ्यूल मार्केटिंग मार्जिन कितना कम हुआ है एक्साइज ड्यूटी की वजह से। एक्साइज ड्यूटी की अगर बात करें तो ₹32.98 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर लगाई गई है, और ₹31.83 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल ये इस पर इम्पोज करी, जिसकी वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन है, रेवेन्यू, अर्निंग वो सब बहुत फॉल करेगा। और अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने जो हाइक दी है, जैसे दैट इज आर्टिकल नंबर 5, गवर्नमेंट ने जो हाइक करी है उसकी वजह से गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट होने वाला है इस एक्साइज ड्यूटी से। एक्चुअली गवर्नमेंट को 1 to 1.6 ट्रिलियन का प्रॉफिट होगा, या आप बोल सकते हैं रेवेन्यू कलेक्शन होगा। तो इससे जो भी एक्साइज ड्यूटी में हाइक हुआ है इसका अल्टीमेट जो बर्डन बेयर करने जा रही है वो ओएमसीज करने जा रही हैं, ना कि कस्टमर को इसका या रिटेल प्राइसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो इसका रिटेल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और गवर्नमेंट से इसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और गवर्नमेंट ये रेवेन्यू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ करेगी इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। आर्टिकल नंबर 5 इज MP प्लान्स रेडिकल चेंजेस टू लेबर लॉज। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू चेंज सर्टेन लेबर लॉज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री सो दैट दे कैन ऑपरेट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन एज पर देयर कन्वीनियंस। ऐसा क्यों, क्या MP कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं, क्यों कर सकता है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट।
तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो सारे आइटम्स आते हैं जिसमें केवल सेंटर गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स या रेगुलेशंस या लॉ बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे आइटम्स आते हैं जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। अगर कोई क्लैश होता है कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के लॉज में, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। तो हमारा जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन create or both can revoke or both can implement any law or formulate any law on लेबर इश्यूज। तो एमपी ने इस पावर को यूज़ करते हुए किसको मॉडिफाई किया है, किसको चेंज करने जा रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है, जिसमें लेबर वेलफेयर, लेबर हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में कई सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऐसे सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं, दे हैव टू अबाइड बाई ऑल द प्रोविजंस गिवन अंडर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। इसमें कुछ फैक्ट्री की डेफिनेशंस हैं, किन्हें फैक्ट्री बोलेंगे, किस एस्टैब्लिशमेंट को फैक्ट्री कहा जाएगा और किस एस्टैब्लिशमेंट को फैक्ट्री नहीं कहा जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इस पर सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो एमपी है या एमपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लाने जा रही है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हेल्ड अ मीटिंग विद द ऑफिशियल्स इन द स्टेट ऑन ट्यूसडे एंड स्टेटेड द नीड टू गिव वेरियस कंसेशंस टू इंडस्ट्रीज इन द नेक्स्ट thousands days due to the situation arising out of the corona crisis according to the officials। जिसमें उन्होंने एमपी के स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो करीब 1000 दिन के लिए ये एग्जम्पशंस जो इंडस्ट्रीज़ को है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में वो काम कर सकें। बेसिकली जो चेंजेस किए गए हैं, वो जो मॉडिफिकेशंस या जो प्रपोजल है कि क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे, वो ये हैं कि पहले तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकती है लेबर को लेकर, वो अपने लेबर्स को अपने अकॉर्डिंग उनको रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट ऑफिशियल्स या कोई भी कोर्ट जो है स्टेट या जो उस पर्टिकुलर एमपी में जो स्टेट कोर्ट है वो कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अ प्लान फॉर इंडस्ट्रीज़ कमिंग अप इन नेक्स्ट 1000 ईयर, और ये करीब 1000 डेज़ के लिए या 1000 दिनों के लिए ये जो प्रोविजंस हैं, जो ऑर्डिनेंस हैं, वो एप्लीकेबल होंगे। बेसिकली क्या है कि जो न्यू स्टैब्लिशमेंट हैं वो लेबर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सके, जिसमें जो स्टेट कोर्ट है या जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कि आपको इतना मिनिमम लेबर हो तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, या पीने के पानी की या वेंटिलेशन की या बेडिंग की, ऐसा कोई भी जो रिक्वायरमेंट जो बेसिकली फैक्ट्री एक्ट्स में होती हैं कि मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए, इतने % ये लेबर होना चाहिए, इतने % वो लेबर, तो इस तरह की सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए एमपी गवर्नमेंट जो है वो रोकने जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए को भी गवर्नमेंट कह रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 7 लेबर लॉज के लिए। अगर कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको कहीं भी किसी भी फिजिकल ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है अंडर 7 लॉज। जब भी कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश होने वाली तो जो न्यू स्टैब्लिशमेंट उसको बहुत जगह से क्लियरेंस लेना होता है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर में भी बहुत जगह से क्लियरेंस लेना होता है कि वो लेबर फैक्ट्री एक्ट और लेबर में दिए सारे सेफ्टी प्रोविजंस और हेल्थ प्रोविजंस और वेलफेयर प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, और उसने सबका पीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, सबको प्रॉपर रहने की और पानी पीने की, वेंटिलेशन की और सब तरह की सुविधा दी हुई है। तो इस तरह के रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल न्यू फैक्ट्रीज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ₹80 अ वर्कर टूवर्ड्स वेलफेयर बोर्ड। 80 रुपये जो पे करने होते हैं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के लिए, उससे भी नई जो फैक्ट्री स्टैब्लिश होंगी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 20 to 40 वर्कर्स विद इन द एड ऑफ पावर एंड 10 to 20 विदाउट द पावर विल कम्स अंडर द कम आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में से बाहर कर दिया गया है, मतलब ये मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया गया। बेसिकली जो ये लिमिट होती है वो कितनी होती है, अगर आपके पास 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो यू कम्स अंडर फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री। और अगर आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो और आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करें 10 और विदाउट पावर, तो वो आप क्या होते हैं, आप फैक्ट्री के अंडर में आते हैं। तो इस चीज़ की जो लिमिट्स है वो एमपी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। 40 कर दिया है इन केस ऑफ एड ऑफ पावर और 20 कर दिया है इन केस ऑफ विदाउट पावर। तो फैक्ट्री एक्ट जो बेसिकली होता है उसमें 10 और 20 का होता है कि अगर 10 है और पावर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो फैक्ट्री, 20 है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो भी अंडर फैक्ट्री
आएगा, ठीक है। मतलब 10 से ज़्यादा और 20 से कम विद और विदाउट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस चीज़ को जो है एमपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, ताकि जो अगर आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो आपको फैक्ट्री एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको ऑपरेट करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उनको एग्जेम्प्ट ही कर देना है, उनको फैक्ट्री की डेफिनेशन से ही बाहर किए देना है, तो उनको सारे नॉर्म्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेबर को ट्रीट कर सकती हैं। हालांकि इसका एक एथिकल पॉइंट भी है कि अगर बेसिक चाहे तो ये लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। कंपनीज जैसे चाहें, अगर उन पे कोई सेफ्टी नॉर्म्स या कोई उन पे इंस्पेक्शन नहीं है तो वर्कर्स को जैसे चाहें वैसे यूज़ करें, तो इट में लीड्स टू बॉन्डेज ऑफ लेबर और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो ये एथिकल डिस्कशन अलग है। फिलहाल के लिए एमपी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो जा रहे हैं इस चीज़ को रिलैक्स करने, सो दैट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कैन बी इंक्रीज एंड कैन बी बूस्टेड। कुछ अदर क्लिप्स देख लेते हैं। उबर टू हैंड आउट 3,700 पिंक स्लिप्स। उबर जो है वो अपने करीब 3,700 एम्प्लॉय को पिंक स्लिप इशू करने वाला है। पिंक स्लिप इशू करने वाला है मतलब उनको रिट्रेंच करने वाला, निकालने वाला, ले ऑफ करना। पिंक स्लिप इशू करना मतलब निकाल देना। किसी एम्प्लॉय को अगर हम पिंक स्लिप इशू करते हैं, एचआर का टर्म है, तो बोलते हैं उसको निकाल देगा। तो अब उबर जो है वो करीब 3,700 लोगों को, 700 एम्प्लॉयज़ को निकालने जा रहा है। मेट्रो ऑपरेटर्स लूज ₹700 करोड़ एमिट लॉकडाउन। जो मेट्रो ऑपरेटर्स हैं उनको 700 करोड़ का नुकसान हुआ है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, क्योंकि कोई भी मेट्रो, रेलवे, एविएशन कुछ भी ऑपरेशनल नहीं थे। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, एमपी प्लान्स रेडिकल चेंज टू लेबर लॉज। एमपी इसमें थोड़ा सा लेबर लॉ के बारे में पढ़ लीजिए, फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है अगर फैक्ट्री एक्ट 2-3 बार न्यूज़ में आ चुका है कई बार, तो फैक्ट्री एक्ट एक बार राजस्थान गवर्नमेंट ने भी फैक्ट्री एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे। अगर आपको याद हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या चेंजेस बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट ने किए थे फैक्ट्री एक्ट 1948 में, और इस बार एमपी गवर्नमेंट ने भी किए हैं। तो लेबर लॉज से आपसे कुछ पूछा जा सकता है, प्रोविजन कब बना था, क्या बेसिक प्रोविजंस हैं, ये सब भी। और ये भी देख सकते हैं कि जो कॉन्करेंट और जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसके बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं। उसमें कुछ आइटम्स का भी आप देख सकते हैं कौन कौन से बेसिक आइटम्स आते हैं। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे, रैक। रैक मीन्स अयाज, जिसको हमने कहाँ पे यूज़ किया था, गवर्नमेंट रैक ₹1.16 ट्रिलियन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम। तो रैक मतलब कस लेना या उड़ा लेना या सिकंजा कस लेना, तो गवर्नमेंट इसे बोलते हैं रैक। क्रैंकलिंग आउट हमने कहाँ यूज़ किया था, मारुति वाली न्यूज़ में। क्रैंकलिंग आउट का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग इन अ लार्ज अमाउंट एज मशीन डज। तो क्रैंकलिंग आउट कहा था ना, मारुति इज गोइंग टू क्रैंकल आउट देयर पार्ट्स। तो क्रैंकलिंग आउट बेसिकली मशीन्स के टर्म्स में यूज़ होता है। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।